आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो पिछला क्लास में हमने यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था। यूरोपीय कंपनियों के बारे में, और हमने देखा था कि किस प्रकार से जितने सारे यूरोपीय कंपनियां था उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लास्ट में बचता है। और उस टाइम के जितने स्वतंत्र प्रांत थे, जिनमें से हमने अवध के बारे में पढ़ा था, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, इतने सारे राज्य थे। सभी में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी कि सभी राज्यों में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और पूरा का पूरा भारत अब अंग्रेजों के हवाले हो चुका था। तो ये सब हमने पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो 1857 ईस्वी में उत्तरी एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली जनविद्रोह आरंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो था वो एक दिन का परिणाम नहीं था, यानी कि इसका मतलब ये नहीं था, ये जो क्रांति था 1857 की क्रांति, ये ऐसा नहीं था कि एक दिन में कुछ हुआ और इतना बड़ा क्रांति हो गया। इसका बैकग्राउंड काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारा कारण था। अनेकों कारण इसमें शामिल था। अब क्या क्या कारण था हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो इस विद्रोह का आरंभ यद्यपि कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ था, किंतु शीघ्र ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए और इस विद्रोह में सिपाहियों के अतिरिक्त किसान, दस्तकार, जमींदार, विद्वान और शासक वर्ग के लोग भी शामिल थे। यानी कि ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, विद्रोह प्रारंभ होने के पीछे कुछ तत्कालीन रीज़न भी था, हम लोग पढ़ेंगे। और एक छोटे से क्षेत्र से इसका विद्रोह प्रारंभ होता है और देखते ही देखते संपूर्ण उत्तर भारत में यह विद्रोह फैल जाता है संपूर्ण उत्तर भारत में। अठारह ईस्वी का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र ही नहीं, वरन औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों तथा उसके कारण कंपनी शासन के प्रति जनता में उत्पन्न असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। तो ये सब हमने मोटा मोटा रीज़न लिखा है कि इस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण था। एक लाइन में अगर हम लोग बोले तो अंग्रेज़ों की जितने सारी नीतियाँ था, अंग्रेज़ों की नीति वो इस तरीके से था कि भारतीयों को कहीं ना कहीं नुकसान होता था, सिंपल सा बोलेंगे तो। यानी कि भारतीयों की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती चली गई अंग्रेज़ों की नीति के कारण, चाहे वह टैक्स का मामला हो, चाहे वह ज़मींदारी व्यवस्था हो या कोई भी चीज़ हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, आर्थिक कारण हो, जो भी चीज़ था, भारतीयों को ही नुकसान होता था। यहाँ के लोगों का ज़मीन भी हड़प लिया जाता था। तो जनता में, यहाँ के लोगों में असंतोष फैलता गया। तो ब्रिटिशों का जितना चरित्र था, नीति था और उसके कारण कंपनी शासन के प्रति जनता में उत्पन्न असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा, इतना सारा परिणाम शामिल था। बाकी एक एक रीज़न को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है आर्थिक कारण। देखिए, विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का आर्थिक विनाश था, जिसने बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, शिल्पकारों को निर्धनता की स्थिति में पहुंचा दिया था। मैंने आप सभी को बताया कि अंग्रेजों के जितने सारे नीतियाँ था, जितने सारे कानून वगैरह था, उस सभी में भारतीयों को ही नुकसान होता था। उनमें से एक कारण है आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण में मोटा मोटी क्या है आर्थिक कारण, जैसे कि अंग्रेजों का भूमि संबंधी कानून ही देख लेते हैं।
तो अंग्रेज आया था यहाँ पे व्यापार करने आया था। उसको चाहिए पैसा, यानी कि व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहता था। और हमने झारखंड जीके में सी एन टी एस पी टी को पढ़ रखा है। तो सी एन टी एस पी टी से पहले क्या होता था कि मान के चलिए ये अंग्रेज है, अंग्रेज को चाहिए मुनाफा, उसको चाहिए टैक्स। तो अंग्रेज ज़्यादातर चीज़ों में जो टैक्स लगाता था, यानी कि थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, अंग्रेज है, अंग्रेजों को चाहिए टैक्स। तो टैक्स कहाँ से मिलेगा उसको? तो ज़मीनों पर ही टैक्स लगा दो, है ना। ज़मीन पर ही टैक्स लगाया करता था अंग्रेज सब। और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी वहाँ के ज़मींदार को दिया गया था, ज़मींदार को। और ज़मींदार किससे टैक्स लेते थे? किसानों से, किसानों से। तो अंग्रेज टैक्स निर्धारित करता था और टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी ज़मींदार को होता था। और ज़मींदार किससे टैक्स वसूल करेंगे? तो किसानों से। मान के चलिए अंग्रेज 100 रुपया टैक्स लगाया, तो 100 रुपया किससे वसूल करेगा? ज़मींदार से। और ज़मींदार किससे लेगा? किसानों से। तो अल्टीमेटली किसानों को ही यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया करता था और भुगतना किसको पड़ता था? किसानों को, क्योंकि किसान टैक्स देने में असमर्थ था। खासकर यहाँ के जितने सारे जनजातीय लोग थे, जनजातीय किसान, उन लोग की स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली गई ऐसा सिचुएशन में। अब यहाँ पे एक घोटाला ये भी होता था कि ज़मींदार अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा टैक्स लेता था। मतलब अंग्रेज अगर 100 रुपया टैक्स लगाएं तो ज़मींदार 120 रुपया लिया, किससे? किसानों से। और 20 रुपया खुद रख लिया, 100 रुपया अंग्रेज़ों को दे दिया, यानी कि अपना फ़ायदा भी ज़मींदार देखता था। तो इस प्रकार से भारतीयों की और यहाँ के जितने सारे किसान सब था, उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। तो यही सब रीज़न है। देखिए, अंग्रेजों की भूमि राजस्व संबंधी नीति, कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य कारण थे। जैसे कि जमींदारी व्यवस्था वही जो मैंने आपको समझाया, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, अलग टॉपिक है इसका पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया। अंग्रेज़ था, उसको चाहिए टैक्स, टैक्स किससे लेगा? ज़मींदार से लेगा। यानी कि सिंपल सा भूमि संबंधी कानून था अंग्रेज़ों के पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहता था। और पिसाता कौन था अल्टीमेटली? तो यहाँ के किसान। तो किसानों में असंतोष की भावना उमड़ गई। और यहाँ पे एक रीज़न है ये प्रशासन की व्यवस्था, हालांकि इसको हमने डिटेल्स में मेंशन किया है आगे। तो प्रशासन में क्या होता था ना कि जैसे कि मान के चलिए कोई कर्मचारी है, तो कर्मचारियों को भारतीय वर्ग का लोग वहाँ पे शामिल बहुत ही कम हुआ करता था। भारतीयों को हटा करके अंग्रेज वहाँ पे अपने लोगों को शामिल कर लेता था सरकारी कर्मचारी में। यानी कि वहाँ का जितने सारे सरकारी कर्मचारी हुआ करता था उसमें भी अंग्रेज अपने लोगों को घुसाने लगा। यहाँ तक कि भारतीय या फिर जितने सारे जनजातीय लोग थे वो न्याय के लिए जब अंग्रेज अधिकारियों के पास जाते थे ना, तो उसको उचित ढंग से न्याय नहीं मिलता था। ये चीज़ भी हमने पढ़ रखा है झारखंड जीके में। तो ये सब रीज़न था। नेक्स्ट है, लगान की दर बहुत अधिक होने के कारण भूमि का स्वामित्व अनेक किसानों के हाथों से निकलकर व्यापारियों एवं महाजनों के हाथों में चला गया। हुआ क्या करता था? देखिए, अंग्रेज को चाहिए पैसा, यानी कि टैक्स। किससे लेगा टैक्स? ज़मींदार से। और ज़मींदार किससे लेगा? किसानों से। तो मान के चलिए ज़मींदार तो हाँ, ज़मींदारों को ही ले लेते हैं। ज़मींदार अगर अंग्रेजों को कम टैक्स देगा, किसानों से कम टैक्स ले करके कम टैक्स देगा, तो
इसकी ज़मींदारी समाप्त कर दी जाती थी और इसके जगह दूसरे ज़मींदार को नियुक्त किया जाता था जो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसा देगा। ज़मींदार मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि जो ज़मींदार अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसा देगा उसको वहाँ पे नियुक्त किया जाता था। सिंपल सा बात है। इसको अगर और डीप समझेंगे तो मान के चलिए ये आपका ज़मीन है और अंग्रेज़ों के द्वारा जितना टैक्स लगाया गया है, अगर आप उतना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं और कोई दूसरा आदमी है जो उतना टैक्स देने में समर्थ है, तो ये ज़मीन उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो लगान की दर काफ़ी ऊंचा था और ऊंचा होने के कारण भूमि का स्वामित्व अनेक किसानों के हाथों से निकलकर व्यापारियों एवं महाजनों के हाथों में चला गया था। यानी कि आपका ज़मीन, आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा ज़मींदार है या कोई दूसरा व्यापारी वर्ग है जो इसी ज़मीन पर, आप ही का ज़मीन पर अंग्रेज़ों को ज़्यादा टैक्स देने में समर्थ है, तो इस ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था किसी मतलब दूसरे व्यापारियों को जो टैक्स देने में समर्थ था। लगान में बहुत अधिक वृद्धि के कारण यहाँ के किसान निर्धन होता चला गया। उसकी ज़मीनें भी छीन ली जाती थी, है ना। साथ ही जो किसान लगान नहीं दे सके उनकी ज़मीनें छीन ली गई। जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ाने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया कि उनकी ज़मींदारी की ज़मीनें तथा अधिकार उनकी ज़मींदारी की ज़मीनें और अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उसकी स्थिति में गिरावट आ गई। यानी कि सिंपल सा बात है कि ज़मींदार की जो ज़मींदारी है वो भी समाप्त कर दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे अंग्रेज़ों को। तो फिर जब अधिकारियों, व्यापारियों तथा सूदखोरों ने ज़मींदारों का स्थान ले लिया, तब अपनी स्थिति में गिरावट से उनका असंतोष और बढ़ गया। यानी कि कोई किसान ये ज़मीन किसी किसान का है, वो टैक्स नहीं दे पाया, कोई व्यापारी वर्ग आया, इसके ज़मीन को हड़प लिया, यानी कि अंग्रेज कि इस किसान का ज़मीन को नीलाम कर दिया किसी दूसरा व्यापारी वर्ग को जो इस ज़मीन पर टैक्स देने के लिए समर्थ थे। तो इससे क्या हो गया, किसान निर्धन भी हो गया, बेघर भी हो गया, है ना। तो किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई आर्थिक कारण के तहत। तो एक रीज़न हो गया। अब अगर मान के चलिए उस टाइम की बात है, अगर आप वहाँ पर रहते, आपकी ज़मीन अगर इस तरीके से हड़प लिया जाता और एक विद्रोह हो जाता 1857 की क्रांति जिस तरीके से शुरुआत हुआ, तो कहीं ना कहीं आप भी इस क्रांति में ज़रूर भाग लेते। नेक्स्ट है प्रशासनिक कारण। तो आर्थिक कारण हमने देख लिया, अब प्रशासनिक कारण को देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों से भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। सिंपल सी बात है, अंग्रेज लोग अपने लोगों को पद में पदस्थापित कर रहे थे। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे, यानी कि अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय उस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है, अयोग्य है। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब ऐसा अगर किसी के साथ होगा, जैसे कि अभी झारखंड में देख लीजिए, सिर्फ रिजल्ट पे इतना डिले हो रहा है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्रांति की भावना है ना। और यहाँ पे तो इस लोगों को अयोग्य ही घोषित कर दिया जा रहा है बेमतलब का, तो डेफिनेटली क्रांति तो होबे करेगा। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न था जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस क्रांति में। फिर अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे, है ना। न्याय के क्षेत्र में भी भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेज की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जनाक्रोश का एक कारण बना। यानी कि न्याय व्यवस्था जो था यहाँ पे वो भी अंग्रेजों का था,
काफ़ी खर्चीला था। जो भारतीय यहाँ पे न्याय मांगने के लिए जाते थे उससे काफ़ी पैसा लिया जाता था और काम भी नहीं होता था। उसको पक्षपातपूर्ण नीति का पक्षपातपूर्ण न्याय का सामना करना पड़ता था, यानी कि भेदभाव। फिर है प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयत की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, यानी कि ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा होने लगे, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो यह भी एक कारण है, धार्मिक कारण है हालांकि। हाँ ठीक है, प्रशासन संबंधी है ना, ठीक है। यानी कि प्रशासन में भी योग्यता की जगह पे धर्म को ही आधार बनाया गया, है ना। अब जैसे कि मान के चलिए कोई पोस्ट है, उसमें अगर धर्म के आधार पर चयनित किया जाएगा तो ये तो बहुत गलत बात है। और अभी के टाइम पे तो ये मौलिक अधिकार के भी विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है कि धर्म के आधार पर या जात के आधार पर किसी को पोस्ट दे। तो ये हो गया प्रशासनिक कारण। देखिए, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 1857 की क्रांति, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये आपका मेंस के लिए भी है। अगर मेंस में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए 1857 के क्रांति के बारे में लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए, सीधा सीधे यही सब आपको लिख के आ जाना है। इतना पढ़ के आप 600 वर्ड में आंसर को लिख सकते हैं। हमने चीज़ों को थोड़ा सार संग्रह के रूप में लिखा है ना, लेकिन कंटेंट यही रहेगा। अगर मेंस के लिए हम मेंस यहाँ से क्वेश्चन हम आउट करेंगे 1857 की क्रांति, सेम कंसेप्ट और सेम कंटेंट आपको वहाँ भी नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप पढ़ लिए तो आप समझ जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से परंपरागत भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। यानी कि भारतीय संस्कृति जो चला आ रहा था यहाँ पे, अंग्रेजों ने उसमें भी हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ के लोगों को लगा कि हमारे संस्कृति में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये भी एक रीज़न था। 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, इसके द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया और हिंदू समाज में संतोष की भावना फैल गई। अब जो ईसाई धर्म ग्रहण करता था, पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार मिलता था, तो इससे हिंदू समाज के लोगों में असंतोष फैल गया, है ना। तो ये भी एक रीज़न है। फिर 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। ये जो एक्ट था ना, अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम, तो इसमें ईसाई मिशनरियों को प्रमोट किया गया था। और कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया था। धर्मांतरण किस में किया गया था? ईसाई धर्म में किया गया था। फिर 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि विधवा विवाह को यहाँ पे मंजूरी दी जा रही है। और इससे पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो इस कारण से सामाजिक तनाव व्याप्त था। देखिए, ये सब भारतीयों का एक कल्चर था। भारतीयों का ऐसा मानना था कि हमारी संस्कृति में सती प्रथा हो गया, नरबलि प्रथा, दास प्रथा, ये सब शामिल है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसको समाप्त करके ठीक नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ कदम अंग्रेजों का सही भी था। फिर पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन बोल सकते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न एजुकेशन के कारण भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया गया और परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया था। यानी कि अंग्रेज अपना शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे चलाना चाहता था। तो ये हो गया सामाजिक एवं धार्मिक रीजन। नेक्स्ट है सैनिक कारण। तो सिपाही इस विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे थे और भारतीयों को ईसाई बनाने पर बल दे रहे थे।
फिर सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थी। उन दिनों भारतीय लोग जाति आदि के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। देखिए, भारतीयों में एक चीज़ था, उसमें जातिवाद था, और अंग्रेज जात पात में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप किया था। जाति धर्म के नाम से भी लड़ाया था अंग्रेज। सैनिक अधिकारियों की ओर से सिपाहियों की जाति तथा पंथ के चिन्हों का उपयोग पर, दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, जितने सारे सैनिक था वहाँ पे, उसको दाढ़ी रखने पर रोक लगा दिया। दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, तो ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेज। तो यहाँ के सैनिकों को लगा कि अंग्रेज अब कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक नीति पर हस्तक्षेप कर रहा है। फिर 1856 ईस्वी में एक कानून बना, जिसके अनुसार प्रत्येक नए भर्ती होने वाले सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। एक कानून पास हुआ कि देखिए, जितने सारे नवनियुक्त सिपाही सब हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके समुद्र पार भी जाकर के सेवा देनी पड़ सकती है। तो इसमें भी सिपाहियों की जो भावना थी उसमें ठेस पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उस टाइम पे एक मान्यता था कि समुद्र यात्रा पाप था, समुद्र यात्रा सही नहीं था। तो वही लाइन है कि इसमें भी सिपाहियों की भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी। नेक्स्ट, सिपाहियों की अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। क्या क्या थी? कि अधिकारियों तथा सिपाहियों के मध्य एक बहुत बड़ी असमानता उत्पन्न हो गई थी तथा ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमान का व्यवहार करते थे। तो ये सब रीज़न है मोटा मोटी। यहाँ पे सिपाहियों के अंदर भी जितने सारे धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें भी अंग्रेज हस्तक्षेप किए। उन्हें कड़ा पहनने पर, पगड़ी बांधने पर, दाढ़ी मूंछ रखने पर, ये सब में रोक लगा दिया गया। और एक नियम पास हुआ था 1856 में कि जितने सारे सैनिक सब हैं नया नियुक्त, मतलब जो नए भर्ती में शामिल हुए हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उसको समुद्र पार करके भी ये अपनी सेवा देनी होगी। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उस टाइम पे समुद्र यात्रा सही नहीं था। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शिकायत था। अधिकारी सब सिपाहियों से बिल्कुल अपमानजनक व्यवहार करते थे उस टाइम, ब्रिटिश अधिकारी सब। तो ये भी सही नहीं था। तो जितने सारे रीज़न है ना, एक एक रीज़न इस विद्रोह का परिणाम है। कौन सा? 1857 का विद्रोह का। हम लोग रीज़न पढ़ रहे हैं अब तक। चलिए, अब एक आखिरी तत्कालिक कारण, यानी कि तत्काल ऐसा क्या घटित हो गया कि इतना बड़ा विद्रोह हमें देखने को मिला। तो उसके पीछे रीज़न अब हम लोग देखते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस में अगर आप लिखिएगा तो इस रीज़न को ज़रूर लिखना है आपको, मेंस के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। यानी कि देखिए क्या होता था, अंग्रेज क्या किया, जितने सारे बुलेट होता था ना, जैसे कि बंदूक में जो बुलेट रहता है, ये मान के चलिए बुलेट है, गोली। तो गोली के अंदर यहाँ पे होता है बारूद भरा हुआ रहता है। सॉरी, ये तो गोली का पार्ट है, ये गोली है मान के चलिए। तो चिंगारी देने के लिए यहाँ पे बारूद भरा रहता है, ये ब्लू वाला, ये मान के चलिए बारूद है, बारूद। और ये है मेन बुलेट। यही जब ये बारूद जलता है पूरा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे लागू होता है, इधर क्रिया उधर प्रतिक्रिया। तो आगे चल के ये शरीर में या कहीं भी धंस जाता है, यही बुलेट आगे चल के। तो यहाँ पे बारूद जहाँ पे भरा हुआ है, तो इसको चाहिए साइड से बहुत ही मजबूती से बंधा होना, है ना। मान के चलिए ये बारूद है, इसके अंदर बारूद भरा हुआ है, बारूद भरा हुआ है, और यह बुलेट का अगला भाग है जो निकल के बंदूक से निकलता है। तो इसके जितने सारे ये है साइड, तो इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरा चर्बी का यूज़ किया। किसका?
तो गाय का और सुअर का चर्बी का यूज़ किया गया ताकि मजबूती से ये बंधा रहे और अंदर का जितने सारे बारूद है तो जब उसमें चिंगारी लगेगा तो ये जलेगा और इसका जितने सारे गैस है वो पीछे की ओर लगेगा और बुलेट आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें गाय और सुअर का चर्बी का यूज़ किया गया था। तो ये था तत्कालिक रीजन। तो देखिए, सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया गया। अफवाह यह थी कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगे कागज़ का खोल चढ़ाया गया था और कारतूस को राइफल में भरने से पूर्व उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था, है ना। अब वहाँ पे मतलब जहाँ पे ये चर्बी का यूज़ किया गया था उसको मुंह में लेना होता था, दांतों से काटना पड़ता था। तो हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क गए। अब हिंदू में गाय मांस और मुसलमान लोग भी, मुसलमानों में सुअर एकदम जानबे करते हैं, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है मुसलमानों के लिए। तो वहाँ पे हिंदू लोग भी भड़क गया, मुस्लिम लोग भी भड़क गया, यानी कि हिंदू सिपाही और मुस्लिम सिपाही। उन्हें यह लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। अब इनमें से एक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, बस विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे ने ही किया था स्टार्टिंग में। देखिए, अब देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का आरंभ किस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ से आपको याद रखने कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। अब तक जितने सारे पॉइंट हमने पढ़ा वो सब समझने लायक चीज़ था, मेंस में आपका ये चीज़ काम आएगा। और अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को रटेंगे। तो विद्रोह का जितने सारे कारण था हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आरंभ किस प्रकार से हो रहा है। तो विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था और यह तीव्रता से उत्तर भारत में विस्तृत हो गया था। यह विद्रोह जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक विस्तृत हुआ। इतना आपको डिटेल्स मेंस में लिखना है। यहाँ पे सिर्फ याद रख लीजिए कि पूरा का पूरा भारत में फैल रहा है, मतलब उत्तर भारत में, मध्य और उत्तर भारत में। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक, जिनका नाम मंगल पांडे था, उसने किया था। मंगल पांडे ये 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, ये आपको याद रखना है। तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे मंगल पांडे को पता चला कि कारतूसों में किस तरीके की चर्बी का यूज़ किया जा रहा है, तो उसने जितने वहाँ पे जो सैनिक अधिकारी थे, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट, उसको दिया गोली मार के। और 8 अप्रैल को 1857 को ही 8 अप्रैल को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। लेकिन एनसीईआरटी का जो डेटा है ना, उसमें मंगल पांडे को 29 मार्च को फांसी का तिथि बताया है, तो देख लीजिएगा इसमें 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी एनसीईआरटी के अनुसार। बाकी देखिएगा एग्जाम में कौन सा ऑप्शन रहता है। हालांकि ज़्यादातर हम तो 8 अप्रैल ही पढ़े हैं। और बाकी इसमें आप अपना राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसमें याद रखना है, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। उसने विद्रोह प्रारंभ किस प्रकार से किया, तो सीधा अपना उग्र रूप में आ गए। लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट को गोली मारने के बाद इसको बाद में फांसी की सजा दी जाती है। और ये 1857 के क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम देशभक्त माना गया। फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो विद्रोह तो मंगल पांडे ने ही शुरू किया, जिस प्रकार से मंगल पांडे एक्शन में आए हैं और उसके बाद इनको फांसी भी दी गई 8 अप्रैल को, यही मानते हैं 8 अप्रैल को। तो बाकी लोग भी भड़क गया। अब लगा कि अंग्रेज़ों के प्रति जितने सारे भड़ास हैं,
अंग्रेजों के खिलाफ जितने सारे भड़ास हैं निकालने के टाइम आ चुका है। तो बस विद्रोह फैलने शुरू हो गया। और 10 मई को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैनिक छावनी का अधिकारी जनरल हैविट था। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वह हुई थी मेरठ से। मेरठ, ऐसा नहीं कि ये आपको मार देना है मंगल पांडे वाला। मंगल पांडे एक्शन में आए थे, लेकिन विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से माना जाता है 10 मई 1857 के बाद। 10 मई से प्रारंभ हुआ मेरठ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कीजिए। नेक्स्ट है, देखिए विद्रोह प्रारंभ हो गया। अभी विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली में देखते हैं। तो विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ था। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कारावास दिल्ली की ओर कूच किया। और 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस टाइम जो शासक था, मुगल शासक, नाम था बहादुर शाह द्वितीय। तब बहादुर शाह द्वितीय को ही भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित कर दिया, जबरदस्ती घोषित कर दिया बहादुर शाह द्वितीय को। तो इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है क्या ये लाइन कि दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान। सीधा सीधी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर हम लोग देखें तो कौन होगा? बख्त खान। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लखनऊ। तो हम सभी पढ़े हैं बेगम हजरत महल के बारे में पिछला क्लास में, जब हम लोग अवध को पढ़ रहे थे तब। अवध की राजधानी लखनऊ था। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ के छिद्र से 1857 की क्रांति को अंजाम दी थी। तो लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल कर रही थी। क्यों कर रही थी? उन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम था बिरजिस कादिर, को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। और बेगम ने लखनऊ के सेनापतियों और अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे रीज़न हालांकि कंप्लीट मेंशन मैंने नहीं किया है, लेकिन पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। ये जो बेगम हजरत महल थी, इसके पति को, यानी कि जो शासक बने थे, अंग्रेज़ों ने उस पर अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया था और कैद कर लिया था। उसका नाम क्या था? वाजिद अली। वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जब अवध का शासक बने थे तो अंग्रेज आया और बोला कि कुछ नहीं, इसको ज़बरदस्ती जेल में कैद कर दिया और अवध पर अधिकार कर लिया था। कौन? अंग्रेज। तो इसकी पत्नी इसी चीज़ का भड़ास निकाली थी 1857 की क्रांति में और अपना बेटा को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन अंग्रेज था, चलने नहीं दिया इसको, और पूरा का पूरा अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो बेगम हजरत महल का साथ कौन कौन देता है? तो लखनऊ के सिपाही सब, अवध के किसान, जमींदार, इतने सारे लोग थे जो इनको सहायता प्रदान किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी इस विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर से आपको याद रखना है तात्या टोपे और नाना साहब। तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको धोंदू पंत भी बोला जाता है, इसने विद्रोह कर दिया था। इनमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिसका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का असली नाम अगर पूछेंगे तो याद रख लेना है रामचंद्र पांडुरंग था। और नाना साहब का एक दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र,
उसको नवाब नहीं बनाया गया था। यहाँ पे कानपुर का नवाब नहीं बनने दिया था अंग्रेज़ सब। इसी कारण से नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है झांसी। तो झांसी की रानी सभी जानते हैं, जिसका बचपन का नाम था मनुबाई, और इसको लक्ष्मीबाई भी बोलते हैं। तो इन्हीं ने यहाँ से विद्रोह किया था। तो झांसी में जून 1857 में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मनुबाई ने किया था। बचपन का नाम था मनुबाई। यह झांसी के दिवंगत शासक गंगाधर राव की विधवा थे, यानी कि गंगाधर राव से इनका शादी हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए रानी के अधिकार को नहीं माना, तो उसके राज्य का अधिग्रहण कर लिया और उन्हें धमकी दी कि झांसी में सैनिकों को भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। तब रानी विद्रोहियों में शामिल हो गई। सिंपल सा, लक्ष्मीबाई का जो बेटा था, गोद लिया हुआ बेटा, उसको इस साम्राज्य का शासक या फिर राजा नहीं बनने दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और साम्राज्य जो था झांसी का, वो भी अंग्रेज हड़प लेता है। तो इसी के लिए झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह करती है, यानी कि विद्रोहियों में शामिल हो जाती है। फिर विद्रोहियों के साथ मिलकर रानी अंग्रेज़ों से बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी। हम सभी पढ़े हैं कि एक कौन सा पोएम था ना कि बुंदेले हर के पता नहीं क्या था, भूल गए, के मुँह बोली हमने कहानी थी, ऐसा करके कुछ था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वही झांसी वाली रानी खूब बहादुरी के साथ लड़ी थी। 6th क्लास का एक पोएम है जो हमने पढ़ा था, वही याद आ रहा था। झांसी में हीरोज़ की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। देखिए यहाँ पे ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेनापति है ना, अंग्रेज सेनापति हीरोज़, झांसी की रानी इससे पराजित हो जाती है और ग्वालियर पहुंचती है। वहाँ जाके तात्या टोपे से मिलती है। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु थे, आपको याद रखना है। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई थी। फिर तात्या टोपे ने अंग्रेजों का सर्वाधिक परेशान किया था। अपने गुरिल्ला युद्ध द्वारा उन्होंने विद्रोह का नया आयाम दिया था। गुरिल्ला युद्ध मतलब होता है कि छिप छिप के और अचानक से अंग्रेजों पर एकदम चढ़ाई कर दो, मार ही दो, है ना, छुप छुप के वार करना। किंतु बाद में उसके विश्वासघाती मित्र एक ही जनरल था, मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे हमने तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सा याद रखना है, झांसी की रानी के गुरु का नाम तात्या टोपे था। तात्या टोपे भी काफ़ी बहादुर ही थे। उसने गुरिल्ला युद्धों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया। तो अंग्रेज़ भी तात्या टोपे से परेशान हो चुके थे और तात्या टोपे को सज़ा देना चाहते थे। तो इसमें इसका साथ दिया मान सिंह ने। मान सिंह विश्वासघाती मित्र था तात्या टोपे का। तो तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और 15 अप्रैल का दिन था 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये हमने पढ़ा झांसी के बारे में। इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, मेंस में आप ज़रूर इन सब पॉइंट को डाला कीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार के नाम सभी जानते हैं, कौन थे? कुंवर सिंह। इनको वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। तो जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। तो जब कुंवर सिंह का डेथ हो गया था तो उसका भाई था जिसका नाम था अमर सिंह ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट हायर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। तो जहाँ थोड़ा वीक पाता था अंग्रेज सब, वहाँ पे विद्रोह को दमन कर देता था। नेक्स्ट है फैज़ाबाद, वर्तमान नाम अयोध्या। तो फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। ये सब छोटा मोटा विद्रोह है ना, इसीलिए। तो बरेली,
बरेली से आप सीधा सीधी याद रखिए, खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अपने आप को नवाब घोषित किया था। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से हमारा 1857 के विद्रोह के बारे में जितने सारे टॉपिक थे, जितने सारे रीज़न था, रीज़न को हमने पहले देखा, हमने रीज़न को देखा, फिर हमने एक एक क्षेत्र को देखा कि कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ था, किसने नेतृत्व किया था। ये सब हमने अच्छे से कंप्लीट किया और ये आपका प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कुछ कुछ पॉइंट याद करने के लिए जो आपको अपनी मेहनत से याद करना है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो 1857 की क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह एक नज़र में हमने इस टेबल में मेंशन किया। प्रमुख केंद्र विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता। दिल्ली के क्षेत्र से बहादुर शाह जफर बख्त खान और दमनकर्ता, ये नाम आपको, दमनकर्ता उतना एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, निकोलसन और हडसन, ये दो नाम हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दमनकर्ता का नाम है हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, दमनकर्ता थे कैंपबेल। ग्वालियर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट है हीरोज़, क्योंकि हीरोज़ ही था जो रानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, और दमनकर्ता में हो जाएगा विलियम टेलर और विसेंट आयर। फैज़ाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता कैंपबेल। इलाहाबाद बनारस से हो जाएगा लियाकत अली, हालांकि ये हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है डिटेल्स में, आप यहाँ पे सीधा सीधी एक लाइन में याद रख लीजिए। और इसके दमनकर्ता थे ब्रिगेडियर जनरल नील। फिर बरेली से खान बहादुर खान, दमनकर्ता कैंपबेल। अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या था। हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति था, असफल ये हो चुका था। असफलता के पीछे कारण क्या था। कारण ये था ना कि जितने सारे यहाँ पे लोग इस क्रांति में शामिल हुए थे, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसमें देश हित नहीं था, यानी देश का हित नहीं था, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि नाना साहब को देख लीजिए, उनका दत्तक पुत्र को नवाब नहीं बनाया गया था, झांसी की रानी का साम्राज्य छीन लिया गया था, उसका भी दत्तक पुत्र था, उसको भी शासक नहीं बनाया गया था। बेगम हजरत महल का, इसके जो पति था, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जिस कारण से ये विद्रोह सफल हो गया। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे कि जमींदारों और शिक्षित वर्गों का साथ ना मिलना, तो ये भी एक पॉइंट है। ज़्यादातर जो शिक्षित लोग थे वो मौन रहे थे, मौन यानी कि चुप रहे थे, इस विद्रोह में ज़्यादा नहीं उलझे थे। फिर विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु कुछ ठोस योजना पर अमल न कर सके, यानी कि एक योजनागत तरीके से इस विद्रोह को नहीं लड़ा गया था। फिर अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें अयोग्य नेतृत्व का ना होना था। ये भी बड़ा रीज़न है, योग्य नेतृत्व का ना होना। फिर जॉन लॉरेंस तो यह कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये मत है अब जॉन लॉरेंस का। फिर संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्र नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारण माना जा सकता है। यानी कि इस कंप्लीट सेट को, है ना, अनुशासन का कमी था, एक कोई रणनीति नहीं था, अच्छे प्रकार से योजना नहीं बनाया गया था, नेतृत्व का कमी था, तो ये सब प्रमुख कारण हो गया। और अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार भी था और भारतीयों के पास हथियार का कमी भी था।
लेकिन इस विद्रोह से इस विद्रोह का कुछ महत्व भी था, वो भी हमने कुछ पॉइंट में उस बातों को भी रखा है। पहला है 1857 की विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेना मजबूत है तो आपको सफलता मिल जाएगी, उसके लिए एक उचित रणनीति भी चाहिए होता है और सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन, राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक होता है। जबकि 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय भावना नहीं देखने को मिलता है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रभक्ति के बीज पैदा हुए। यानी कि इस विद्रोह से लोगों को यह लगा कि अब हमें राष्ट्र एकता और एक देशभक्ति यानी कि राष्ट्रभक्ति जो होना चाहिए वो आवश्यक है। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लोगों में हो चुका था। फिर 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। यानी कि इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों को भी अपनी नीति में कुछ चेंजेस करना पड़ा। तो ये था 1857 की क्रांति। उसके पीछे का जो रीज़न था, असफलता के कारण हमने देखा, कुछ महत्व को भी हमने देखा। अब ये सब आपको खुद से याद कर लेना है कि 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या क्या मत है। जैसे कि यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये कहना है रीज का, LER रीज। फिर बेंजामिन डिज़रेली का मत है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। फिर 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहना है RC मजुमदार का। यह पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थ सिपाही विद्रोह था, यह कहना है सीले का। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किनका कहना है? जॉन लॉरेंस का। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, यह कहना है TR होम्स का। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहना है VD सावरकर का। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कहना है जेम्स आउट्रम व W टेलर। तो ये सब मत आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, जैसे कि द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंट 1857, ये लिखा गया है VD सावरकर के द्वारा। फिर द पीजेंट एंड द राज, ये लिखा गया था एरिक थॉमस स्टॉक्स के द्वारा। फिर 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ये लिखा गया था अशोक मेहता के द्वारा। देखिए इस सबको आप याद रख लीजिएगा खुद से, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। इसमें ये जो पहला लाइन है ना, द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंट 1857, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, VD सावरकर, ये आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। बाकी इतना सारा बुक्स आपको याद रख लेना है। 1857 ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो लिखा गया था SN सेन के द्वारा। और ये पुस्तक ये इम्पोर्टेंट है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, कॉल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये इतना आप याद रख लीजिए, बाकी अगर याद रहे तो ठीक, अदरवाइज फिर भी ठीक। तो चलिए हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ये जो हमने 1857 की क्रांति को पढ़ा, ये अगर सिलेबस में हम लोग देखेंगे खासकर JPSC के लिए, तो ये JPSC के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये झारखंड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमने झारखंड GK का जो मेंस का टॉपिक है, झारखंड हिस्ट्री मेंस, उसमें हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया था और उसमें केवल और केवल झारखंड को ही हमने फोकस किया था, है ना। इसका कंसेप्ट जो था थोड़ा बहुत वो हमने समझा था, और झारखंड में किस प्रकार से विद्रोह हुआ था, कहाँ कहाँ क्षेत्र, मतलब किस किस जगह पे हुआ था और किसने किसने किया था, प्रमुख नेताओं के बारे में हमने पढ़ा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। हमने झारखंड के संदर्भ में भी इस क्रांति को पढ़ा और आज हमने
जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा, तो इसको आपको याद रख लेना है। और इसमें हमने झारखंड का मेंशन कहीं नहीं किया। सोचे थे कि झारखंड का कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन क्लास काफ़ी लंबा हो जाता और कोई मतलब नहीं है इस प्रकार का क्लास देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आप झारखंड का टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 1857 के क्रांति हमने झारखंड जीके का मेंस में, हाँ झारखंड हिस्ट्री का मेंस में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।